हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे, यह हमारा टॉपिक है। क्या यानी क्या पढ़ना है हिस्ट्री में। कब यानी कब घटना हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। ये 4 बातें जानेंगे। तो रशीदा एक लड़की है जिसके मन में सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह जो है एक सुर्खी पर पड़ी, यानी एक घटना पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, कैसे कोई जान सकता है इतने वर्षों पहले क्या हुआ। अब उसके मन में एक सवाल जगा कि 100 साल पहले क्या हुआ, कैसे आदमी जान सकता है। तो उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए क्या 100 साल पहले क्या हुआ, इससे पहले हम ये जानेंगे कल क्या हुआ था। तो हम उसे रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछली साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो यानी जानकारी हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ, यह कैसे जाना, यानी बहुत साल पहले यानी 100 साल पहले, 1000 वर्ष पहले क्या हुआ, इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। उसके लिए अतीत के बारे में जानना ज़रूरी है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी जो गुजर गया है 1000 साल पहले, 100 साल पहले, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ऐसा बहुत सारा एविडेंस है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, उस टाइम लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। जैसे हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सी नाटक देखा कर, लोग कहाँ रहते थे। अब 100 साल पहले, 1000 साल पहले लोग कहाँ रहते थे। तो अभी हम एक मैप देखेंगे, मानचित्र यानी, जो पृष्ठ 2 में है। उसमें नर्मदा नदी का पता लगाने बोल रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे, नर्मदा नदी का पता लगाएंगे। ये है नर्मदा नदी। यहीं पे लोग सबसे पहले रहा करते थे। यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करते थे। आखेटक लोग, शिकार लोग, पशुपालक, ये सब सबसे पहले यही नर्मदा नदी, यानी ये मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो हमने देखा नर्मदा नदी का पता लगाया कई लाख वर्ष पहले। कब? कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहा करते थे। किस नदी के तट पर? ये नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब हुआ, यानी जो चीज़ों को जमा करते थे, जैसे फल फूल, कंद मूंद, ये सबको जो है अच्छे से जमा करते थे, संग्रह करते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यही कुशल संग्राहक होते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी शिकार भी किया करते थे जो नर्मदा तट के लोग। अगर तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ी का पता लगाओ। अब हम लगाएंगे सुलेमान और किरथार पहाड़ी का पता। ये इम्पोर्टेंट है। ये सुलेमान और किरथार पहाड़ी, ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये किरथार पहाड़ी है और ये सुलेमान पहाड़ी है। ये किरथार पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी,
ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है इधर, ये हमारा इंडिया है। और ये जो है किरथार और सुलेमान पहाड़ी ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये सुलेमान और किरथार पहाड़ी कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। ये अक्सर बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ी का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष, ये कितना, 8,000 वर्ष पूर्व पहले, यानी स्त्री पुरुष ने अब सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग कितना, 8,000 वर्ष पूर्व। ये इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे पहले कौन सी खेती की गई, गेहूं और जौ की। ये गेहूं और ये जौ की फसल उगाया, तो कहाँ पे उगाया, तो ये सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के जो बीच में जगह थे, खाली स्थान थे, वहां पे उन्होंने, कौन, ये किरथार और सुलेमान पहाड़ियों के लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और भारत में, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हमें कह रहा है, अभी हमने सुलेमान पहाड़ी का पता लगाया, किरथार पहाड़ी का पता लगाया, जहाँ पे 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें उगाई, और साथ ही वहाँ पे भेड़, बकरी और गाय, बैल पशुओं को पालतू बनाया। अब हमें कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। अभी हम लोग देखेंगे, ये हमारा इंडिया का मैप है, और ये हमने एक नदी पढ़ा, नर्मदा नदी, ठीक है। ये नर्मदा नदी है, किरथाड़ पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी पड़े जो पाकिस्तान में है। नर्मदा नदी हमारे इंडिया में है, यहाँ से हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। तो हमें कह रहा है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी और उत्तर पूर्व में है ये गारो पहाड़ी। तो इसके बारे में हमें जानना है। हमने ये किरथार पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी पढ़ी, अब नर्मदा नदी पढ़ी, अब हमको पढ़ना है विंध्य पर्वत और गारो पहाड़ी। इसके बारे में जानना है कि यहाँ क्या बात हुई। में गारो और मध्य भारत में विंध्य पर्वत यानी पहाड़ियाँ का पता लगाओ। हमने भी पता लगाया। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी कहने का मतलब है एक सुलेमान और किरथार पहाड़ी है जहाँ पे गेहूं और जौ की फसलें उगाई गई। वहीं मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों और क्या कहते हैं उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी, इनके मध्य में भी जो है कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो हमें याद रखना है गेहूं, यानी हमें याद रखना है गेहूं और जो है ये सुलेमान और किरथार पहाड़ी के बीच में उपजाया गया। वहीं चावल, ये हमें चावल इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, जो गारो और विंध्य पहाड़ियों के मध्य में उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे जहाँ पे चावल उपजाया गया, ये हमें ध्यान। और सुलेमान पहाड़ी, और ये अरे विंध्य पहाड़ी और ये गारो पहाड़ी, ये 4 पहाड़ी। यहाँ पे हमने पढ़ा गेहूं, गेहूं और जौ, और यहाँ पे क्या पढ़े, चावल। यहाँ पे चावल उपजाया जाता था, ठीक है। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। अब मानचित्र पर यानी मैप पर सिंधु तथा इसके सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। यानी हमें कह रहा है एनसीईआरटी, क्या सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ का पता लगाओ।
सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कहने का मतलब है अभी हम लोग सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी का पता लगाएंगे मैप में। तो सहायक नदी किसे कहते हैं? तो जो एक बड़ी सी नदी में जाके मिल जाती हैं छोटी छोटी नदियाँ, उन्हें बोलते हैं सहायक नदी। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व, ये याद रखनी है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पीएससी में पूछा जाता है, एसएससी में, यूपीएससी में पूछा जाता है। इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, कौन? आरंभिक नगर फले फूले, ये याद रखना है सिंधु नदी के तट पर। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कहने का मतलब है सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व हुए और गंगा नदी के किनारे जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ, समुद्री तट पर नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सिंधु नदी और गंगा नदी कहाँ है। तो ये हमारा है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये सिंधु नदी है। देखो ये सिंधु नदी है, आप लोग को दिख रहा होगा मैप में, सिंधु नदी है। और ये यहाँ पे जो है सहायक नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, ये चारों नदियाँ जो है ये क्या है? सिंधु का सहायक नदी। ये आप लोग को याद रखना है, सिंधु की 4 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, और व्यास भी है। ठीक है, ये सिंधु है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इनके ये जो नदी है इनके तट पर, ये छोटी छोटी जो तट है, यहाँ पे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। कब हुआ? तो यहाँ पे हुआ 4700 वर्ष पूर्व। वही गंगा नदी यहाँ पे है, ये हमारा गंगा नदी है। तो ये हमारा गंगा नदी उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी होते हुए बिहार से आता है। ठीक है, ये गंगा नदी है। यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे आरंभिक नगरों का भी विकास हुआ। यहाँ पे कब हुआ? तो यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व, ये ध्यान रखनी है हम लोग को। सिंधु नदी के तट पर हुआ 4700 वर्ष पूर्व और गंगा नदी के किनारे हुआ 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास। तो दोस्तों हमने पढ़ा सिंधु तथा उसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब और रावी और व्यास। उसके बाद सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं। अब हमें पता लगानी है, अभी हमने देखा छोटा छोटा सहायक नदी और सिंधु नदी जो है बड़ा था, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ या फले फूले, और गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में भी जो है ये 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। ये हमने समझ लिया। ठीक है, गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। हमने तो गंगा नदी देखा लेकिन सोन नदी हमने नहीं देखा, तो हम लोग जाएंगे वापस से मैप में। ये हमारा गंगा नदी है, गंगा नदी जो है ये हमारा यूपी बिहार के एरिया में पड़ता है। ठीक है, और ये गंगा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से बिहार में प्रवेश करता है। ये सोन नदी, हमें कौन सा नदी का पता लगाने बोला? सोन नदी। तो ये हमारा सोन नदी, ये सोन नदी गंगा नदी का सहायक नदी है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। तो हमने देख गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, लगा लिए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। यानी कहने का मतलब है गंगा नदी जो है उनके दक्षिण में जो है इन नदियों के आसपास कौन सा नदी? तो सोन नदी। दक्षिण साइड में कौन सा नदी है? सोन नदी। उसके आसपास एक प्राचीन काल में, यानी प्राचीन काल में जो है मगध साम्राज्य का विकास हुआ था, जो अभी वर्तमान में हमारा बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। बिहार जो क्या कहते हैं उस टाइम में मगध था, वहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने जो है एक विशाल राज्य स्थापित किया।
देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। यानी कहने का मतलब है जैसे बिहार में मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ, उसी तरह देश के अलग-अलग राज्यों में भी क्या कहते हैं ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। लोगों ने सदैव यानी हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कहने का मतलब है लोग जो थे, जिस तरह अभी लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, उसी तरह उस समय भी लोग हमेशा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्रा किया करते। जैसे अगर एशिया महाद्वीप के लोग यूरोप महाद्वीप जाते थे, यूरोप महाद्वीप के लोग एशिया महाद्वीप आया करते थे। कभी-कभी हिमालय जैसी ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कहने का मतलब है उस समय यानी ऊंचे-ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र जो थे, जोखिम भरा यात्रा था। फिर भी लोग जो है उस समय भी यात्रा किया करते थे। इससे हमें पता चलता है क्या उस समय भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आ जाया करते थे। ठीक है? अतः हम कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो हमें जो समझ में आया, कहने का मतलब है लोग जो है 2 वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कभी लोग जो है काम की तलाश में और कभी प्राकृतिक आपदा यानी जैसे भूकंप आ गया, सैलाब आ गई और तूफान आ गया। बहुत ऐसी आपदाएँ हैं जो उसके कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह आ जाया करते थे। ठीक है? कभी-कभी सेनाएँ दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कहने का मतलब है इसके लिए अतिरिक्त व्यापारी कभी काफ़िले में तो कभी जहाज़ों में भी अपने साथ मूल्यवान वस्तुएँ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब देखो, एक तो लोग जाते थे, तो कभी-कभी सेनाएँ भी दूसरे क्षेत्र पर जाते थे, किस लिए? तो विजय हासिल करने के लिए। और इसके अतिरिक्त जो है व्यापारी लोग, ये किस लिए जाते? तो ये कभी काफ़िले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और धार्मिक गुरु क्या करने जाते थे? ये शिक्षा देने जाते थे और सलाह देने जाते थे, एक गाँव से दूसरे गाँव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग जो है नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा करते थे। यानी कुछ ऐसे भी लोग थे जिसको मतलब अच्छा लगता था नया-नया जगह खोजने का, नया-नया क्या कहते हैं गाँव खोजने का, यानी शहर खोजने का। सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी ऐसी इसी तरह जो है एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते थे, इससे लोगों के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? ठीक है? अब हम तो जान गए क्या उस समय 100 साल पहले लोग यात्रा क्यों करते थे? क्या कारण था? बहुत से सारे कारण थे। एक तो था क्या लोग काम की तलाश में जाते थे। दूसरा ये था क्या लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण घर छोड़ के, गाँव छोड़ के दूसरी जगह जाते थे। तो एक था क्या सैनिक लोग क्या वो भी जाते थे तो एक जगह यानी दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। तो व्यापारी लोग वो काफ़िला लेके अपने मूल्यवान वस्तुओं को लेके जाते थे। धार्मिक गुरु जो है अपने क्या कहते हैं शिक्षा और सलाह देने एक गाँव से दूसरे गाँव जाते थे। कुछ नए लोग तो नए-नए जगहों की खोज करने के लिए जाते थे। लेकिन आज क्यों लोग यात्रा कर रहे हैं? आज भी तो कोई कारण होगा तो हम उसे जानेंगे। लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? जैसे आज के ज़माने में हम लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र को देखो, यानी हमें सलाह दे रहा है एनसीईआरटी क्या एक बार फिर से मानचित्र देखो। तो अभी हम लोग एक बार फिर से मानचित्र देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि क्यों देखना है। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र यानी पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करती है। यानी हम अभी देखेंगे अपना चित्र मानचित्र। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। यानी हमारे जो भारत है, भारत का नक्शा ये हिमालय, पर्वत और समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसको पार करना इतना आसान नहीं था।
जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन में हमारे संस्कृति परंपराओं को समृद्धि मिली। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी जब लोग एक जगह से दूसरे जगह गए तो उसके बारे में भी लोग जैसे भोजन बनाने के तरीके और क्या कहते हैं नए नए तरीके, नए नए विचारों को अपनाते रहे। अब जो है देश के नाम, यानी हमारा जो भारत है देश, इसका नाम, अब हम इसके नाम के बारे में जानेंगे। अपने देश के लिए हम प्राय यानी इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं ना। कभी इंडिया बोलते हैं, कभी भारत बोलते हैं। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। कहने का मतलब है इंडिया जो हम लोग बोलते हैं ये इंडस से निकला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंडस से, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अच्छा, इंडिया शब्द जो निकला है वो संस्कृत में सिंधु, इसको सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अगर आप लोगों के पास ईरान ये एटलस है, हिमालय एटलस जिसको बोलते हैं, मैप यानी, तो वहाँ पे देखो ईरान और यूनान उसका पता लगाने बोल रहे हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कब 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, उत्तर पश्चिम अगर हम मान लो हमारा ये भारत है तो ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारी इम्पोर्टेंट बात है। 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने जो है सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा। और इस नदी के पूर्व में, कौन से नदी के पूर्व में, यहाँ पे जो सिंधु नदी था, यहाँ पे सिंधु नदी, इसका जो है पूर्व साइड यहाँ के लोगों को क्या बोले, हिंदोस या इंदोस, ठीक है। और इसके पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा गया। तो क्या कहते हैं, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। किस नदी, यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है आप लोग ने देखा होगा, उसके पश्चिम साइड वाले को जो है नहीं बल्कि पूर्व साइड वाले को इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह, कौन से समूह, भारत नाम भी हम लोग भारत जो बोलते हैं, ये भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए किया जाता था। यानी उत्तर पश्चिम के लोग के लिए ये भारत का उपयोग किया जाता था, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी ये जो ये है समूह है, कौन सा समूह, एक समूह है जो क्या कहते हैं भारत का प्रयोग करते थे उत्तर पश्चिम के लोगों के लिए। तो ये संस्कृत की जो है एक आरंभिक कृति है, ऋग्वेद में इसका मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे अतीत के बारे में कैसे जानें। तो हम अगला, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत यानी बीते हुए कल, यानी 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 2500 साल पहले, 4700 साल पहले की बात कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हमें कहता है कि अतीत की जो जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना। यानी कहने का मतलब है क्या हम उस
उस ज़माने के बारे में अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उस समय की लिखी हुई पुस्तक को ढूंढना होगा और पढ़ना होगा। ठीक है, यह पुस्तक के हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाती है। यानी उस समय जो पुस्तक लिखी जाती थी तो उस समय हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, हाथ से लिखी होने के कारण इसको क्या बोलते थे, पांडुलिपि। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। कहने का मतलब है अंग्रेजी में पांडुलिपि के जो लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है शब्द ये लैटिन शब्द मेनू से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मेनू मतलब हाथ। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्राय तारपत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। देखो कहने का मतलब है ये जो पांडुलिपि है इसका अंग्रेजी का जो शब्द है यानी वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट, और जो इसका मेनू शब्द है इसका अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपियां प्राय किस पे लिखी जाती थी ये भी तो जानना ज़रूरी है। कागज़ पर, कपड़े पे, किस पे लिखी जाती थी, वो तार पत्रों पर। तार का जो पत्ता होता था ना उसको बोलते थे तार पत्रों, और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो है भोजपत्र के पेड़ की छाल से उगने वाले होते थे। ठीक है, उसमें पांडुलिपि लिखा जाता था। तो आज यहीं तक रखते हैं, पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 हम कल इसके बारे में लिखेंगे।